हमारे बचपन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें ताउम्र याद रह जाती। और उन घटनाओं को जब हम बड़े होकर याद करते हैं और वर्तमान स्थितियों को तत्कालीन परिस्थितियों के साथ अगर मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ अलग ही नतीजे आते हैं। कुछ ऐसी ही एक घटना घटी थी हमारे लेखक धर्मवीर भारती जी के साथ। जब वो छोटे थे तो किस तरीके से एक इंदर सेना या मेढक मंडली जो निकलती थी और उस पर पानी फेंकने को लेकर उन्होंने अपने विचार बताए थे कि उनकी जीजी ने किस तरीके से उनसे जिद करी, सब कुछ। तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा हुआ है ना। ये पार्ट है हमारा क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरो भाग 2, उसके गद्य खंड का तृतीय अध्याय है काले मेघा पानी थे। ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ा हुआ है, इवन इस पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हुए। आज हम करने जा रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल पे, जहां हम पढ़ाते हैं आपको आपके हिंदी विषय से संबंधित आपकी सारी ही परेशानियों का हल देते हो। ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं ये करेंगे हम वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ रहे हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी आ रहे हैं। तो बात करें इस अध्याय की तो इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा चुके हैं और अब हम करेंगे इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस, यानी कि जहां पर हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हुए क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। इनमें आपको दोनों ही तरह के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इनके जो डिटेल में हमें जहां आंसर देना होता है। पहला प्रश्न है, बादल आते हैं पानी बरसता है लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है, आखिर यह स्थिति कब बदलेगी? से लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक ने वर्तमान, जैसे मैंने बताया कि उनके बचपन में जो घटना घटी थी और वो लोग जब जो ये गीत गाया करते थे उसे उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ा। उन्होंने ये देखा कि आजकल भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ है, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू तो की जाती है लेकिन इन भ्रष्टाचार के कारण जिनको जरूरत होती है उन तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। उसी पर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे डिटेल में देखिए। बादल आते हैं पानी बरसता है लेकिन बैल प्यासे के प्यासे और गगरी फूटी की फूटी रहती है, आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? लेखक की यह पंक्ति हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक व्यंग है। हम अपने देश के लिए एक करते क्या है, यानी कि हम ये तो कहते हैं कि भाई सरकार के लिए, सरकार हमें ये करे वो करे वो करे, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे देश के लिए करने की? क्योंकि हमारी मांगे तो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं कोई नाम नहीं। हम क्या करें? हुँ? अपना स्वार्थ साधना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया, मेरा काम निकल जाए बस। हम खूब मजे ले लेकर लोगों की भ्रष्टाचार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हमारे देश में हर वर्ष हजारों योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को कभी नहीं मिलता जो इसके हकदार है। हर समय विकास की बातें तो बहुत की जाती हैं, मगर यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूट जाती है। तो मतलब यहाँ पर उन योजनाओं को बारिश का जो है वो प्रतीकार्थ के रूप में लिया गया है। बैल जो है वो गरीब वर्ग है जिन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती, और गगरी फूटी का तात्पर्य है भ्रष्टाचार के कारण उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने अपने आप को सही ठहराने के लिए लेखक को क्या तर्क दिया? अब लेखक को ये लग रहा था कि भाई इस तरीके से पानी वेस्ट कर रहे हैं हम उस समय जब पानी हमारे पास बहुत कम है। तो अब जीजी ने इसके लिए कई तर्क दिए। एक तो उन्होंने खेत में किसान के बीज बोने की बात कही, उन्होंने भगवान पर अर्ध चढ़ाने की बात कही ना, त्याग को सर्वोपरि बताया। तो इन सारी ही तर्कों को यहाँ पर लिखना है। जीजी लेखक से कहती हैं कि बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वो दान नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा था तो हमने कर दिया। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज बहुत कम हो
और उसे उसकी जरूरत भी है, फिर भी वह उस वस्तु का दान कर रहा है, तो उसको उस दान का फल मिलता है। हुँ? तू पढ़ा लिखा है मगर वह पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब कहने का मतलब वो जीजी कह रही थी कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन वह इस बात को अपने अनुभव से जानती है कि किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है, तो वह 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन की क्यारियां बनाकर उसमें फेंक देता है। कैसे बुआई होती है ना, फेंक देता है, और वह इस तरह गेहूं की बुआई करता है। बस हम भी तो इंद्रसेना पर पानी फेंक कर अपनी पानी की बुआई ही कर रहे हैं। जब हम यह पानी गली में बोएंगे तब तो शहर कस्बे गांव में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। तो दीदी ने ये 4 तर्क दिए थे, है ना, तो ये वही तर्क है। प्रश्न संख्या 3 है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने और नाराज हुए लेखक को जीजी ने कैसे समझाया? अब क्या भाई, लेखक ने तो मना कर दिया था कि हम पानी नहीं फेंकेंगे, तो जी उन्होंने मना किया, इससे लेखक भी नाराज हो गए कि भाई हमको बार बार क्यों प्रेशर कर रहे हैं सॉरी, कि हम नहीं फेंकेंगे। अब फेंकने से नाराज हुए वो, और लेखक को जीजी ने मनाया कैसे, अब ये बताना है। देखिए क्या, जब जीजी ने लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने को कहा तो लेखक ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं फेंकूंगा। लेकिन जीजी ने खुद ही बाल्टी भर पानी लेकर आई, जिसे उठाने में बहुत दिक्कत भी आ रही थी, परंतु फिर भी लेखक ने उनकी मदद नहीं की और जीजी ने खुद ही इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंक दिया, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गया कि भाई मैंने मना कर दिया तो इन्होंने उठाकर फेंक दिया, लेकिन पानी की बर्बादी तो हुई ना। लेखक को मनाते हुए जीजी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्घ है, जो हम इंद्रसेना के माध्यम से इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं, ताकि वे प्रसन्न होकर हम पर पानी की बरसात करें। जो चीज इंसान पाना चाहता है, यदि पहले उस चीज को देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसके लिए जीजी ऋषि मुनियों को दान को सबसे ऊंचा स्थान दिए जाने को प्रमाण स्वरूप बताती है। तो उन्होंने ये चीज बताई ना भाई, जैसे उन्होंने तर्क दिया तो उन्होंने ये तर्क भी दिया कि हम जैसे भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं ना, उसी तरह ये इंद्र देवता पर अर्घ चढ़ाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक वैज्ञानिक सोच होने पर भी जीजी के कार्यों को क्यों मान लेते थे? क्योंकि वो जीजी से प्यार बहुत करते थे, उनका सम्मान बहुत करते थे। और ऐसे भी जब हम किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो कभी कभी उनकी जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें वो माननी पड़ती है, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, उनके मन को रखने के लिए। हालांकि लेखक हमेशा अपने वैज्ञानिक सोच कर आधार पर अंधविश्वासों के तर्क ढूंढते रहते थे, फिर भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें उनकी जीजी ने अपनाने को कहा। लेखक को सबसे अधिक प्यार उनकी जीजी से ही मिला। वो रिश्ते में लेखक की कुछ भी नहीं लगती थी और वो उम्र में लेखक की मां से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों से पहले लेखक को मानती थी और हर पूजा पाठ, तीज त्योहार आदि में बुलाया करती थी। इवन सारे पाठ उन्हीं के हाथ से भी कराया करती, सारे अनुष्ठान उन्हीं के हाथ से कराती थी और सारा काम लेखक के हाथों से करवाती थी, ताकि लेखक को उनका पुण्य मिल सके और लेखक भी उनके अपार स्नेह के कारण उनकी हर बात मानते थे। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी बातों को हम बिना किसी रीजन के बस मान लेते हैं कि वो खुश रहे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लेखक के साथ थी। लेखक बचपन से ही किससे प्रभावित था और क्या कार्य करता था? लेखक आर्य समाज से प्रभावित थे और समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए, है ना। लेखक भी बचपन से उस समय लगभग इंद्रसेना में शामिल होने वाले बच्चों की उम्र में थे। वे बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार से प्रभावित थे। वो उस समय कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे, जिसका कार्य समाज में सुधार करना व अंधविश्वास को दूर करना था। प्रश्न संख्या 6 है, इंद्रसेना क्या करती थी और लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती थी? भाई क्या होता था, आषाढ़ का महीना 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब बारिश नहीं होती थी, तब ये इंद्रसेना जो है, यानी कि करीबन
15 साल तक के बच्चे, 8 से 15 साल तक के बच्चे जो है वो नंग धड़ंग होकर जो है पानी मांगने हर दरवाजे पर निकलते थे और इनके ऊपर सब लोग खुशी खुशी पानी छोड़ते थे और ये खूब उसी मिट्टी में लोट-पोट किया करते थे। और लेखक को हमारे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्हें ये अंधविश्वास लगता। इंद्रसेना भगवान इंद्र से वर्षा की प्रार्थना करती, गीत गाती हुई पूरे गांव में निकलती थी। उस समय लेखक को भी पानी मिलने की आशा में यह सब कुछ करना ठीक लगता था, परंतु एक बात लेखक की समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी अधिक कमी है कि जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो फिर भी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी लोग इंद्रसेना पर डालकर उसे क्यों बर्बाद करते। लेखक को यह सब सरासर अंधविश्वास लगता था और उनको लगता था कि इस तरह के अंधविश्वास देश को ना जाने कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेखक के अनुसार तो यह इंद्रसेना नहीं बल्कि पाखंड है। ऐसा लेखक इसलिए कहते क्योंकि अगर यह इंद्रसेना सच में इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती तो क्या वो पहले अपने लिए पानी नहीं मांग लेती? क्यों वो सबके दरवाजे दरवाजे जाकर पानी मांग रही, पहले अपने लिए मांग लेती। लेखक मानते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास के कारण ही तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम हो गए। तो अंग्रेजों की गुलामी का कारण कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी मानते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बारिश ना होने से क्या हालात होते हैं और हार कर क्या किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि गांव में 15 दिन बीत गए थे आषाढ़ महीने के, लेकिन तब भी बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ गर्मी से त्राही त्राही हो रही थी, सभी लोग परेशान थे, खेत सूख कर पपड़ी पड़ गई थी, फट गए थे, सारे जानवर जो हैं वो प्यास से तड़प रहे थे, वनस्पतियां सूख गई थी, सब कुछ बुरा हाल था, है ना। जब जेठ का महीना बीत गया और आषाढ़ भी आधा गुजर गया, क्योंकि आषाढ़ महीने से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, मगर फिर भी बारिश नहीं होती, तब गांवों व शहरों में सूखे के से जो हालात हो जाते हैं, मिट्टी इतनी सूखी हो जाती है कि जमीन भी फटने लगती है, इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते हैं, मगर फिर भी आसमान में बादल का कहीं कोई निशान तक नहीं दिखाई देता और विज्ञान भी उनकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाता। तब ऐसे मुश्किल हालातों में लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित लोक विश्वासों जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि के सहारे भगवान इंद्र से प्रार्थना कर वर्षा की उम्मीद लगाते थे। जब यह सब कुछ करने के बाद भी केवल हार ही नसीब होती तो फिर अंत में इंद्रसेना को बुलाया जाता था। मतलब सब कुछ कर लेते थे, उसके बाद ये इंद्रसेना को, भाई इंद्रसेना निकले, पानी मांगे और हम लोग को भी पानी मिले। प्रश्न संख्या 8 है, इंद्रसेना क्या करती थी। ठीक है, अब इंद्रसेना का प्रोसीजर तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से नंग धड़ंग होकर सबके घर घर जाकर गाना गाते हुए पानी मांगती, गंगा मैया की जय बोलती, है ना। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती और पानी की कमी हर जगह होने लगती और आसमान में दूर दूर तक कहीं बादल दिखाई नहीं देते, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये गाना गाते हुए वो लोग निकलते थे। लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। यह मंडली पानी दे मैया इंद्रसेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती, तो उस घर के लोग बाल्टी भर पानी उस मंडली पर फेंका करते थे, सिर्फ इसलिए कि भाई ये भगवान के नाम पर मांग रहे हैं, तो वो उनको दे दिया करते थे। गांव में बच्चों की मंडली के कौन कौन होते थे, ठीक है, बच्चों की मंडली के कौन कौन होते थे और उस मंडली का क्या नाम था। तो गांव में करीबन 10-12 से लेकर 16-18 तक के बच्चे होते थे और जो लोग मतलब इस मंडली को मानते थे उसे इंद्रसेना कहते थे और जो लोग इस मंडली से चिढ़ते थे वो इसे मेढक मंडली कहा करते थे। गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 10-12 से लेकर 16-18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। लोगों ने इस मंडली को 2 बिल्कुल विपरीत नाम रखे थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली।
जो लोग इनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें अक्सर मेढक मंडली कहते थे। क्या कहते थे? मेढक मंडली। और जो लोग ये मानते थे कि इस मंडली पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वे इस मंडली को इंद्रसेना कहते थे। मैंने कहा था ना, जो चिढ़ते थे वो मेढक मंडली और जो इस सेना को मानते थे वो इंद्रसेना कहा करते थे। प्रश्न संख्या 10, काली मेघा पानी दे संस्मरण में किसका वर्णन किया गया है? तो ये हमारे लेखक के बचपन की एक घटना है जिसके माध्यम से उन्होंने उस समय फैले प्रचलित अंधविश्वासों के ऊपर एक कुठाराघात करते हुए हमारे सामने रखा। उस समय की चीजें तो हमें वो समझा रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो हमें प्रेजेंट समय में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको भी समझा रहे हैं, वो गगरी बूटी बैल पियासा के माध्यम से, है ना। देखिए क्या है, काली मेघा पानी दे संस्मरण में किसका वर्णन किया गया है? काली मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के संघर्ष का सुंदर चित्रण है। क्योंकि लेखक हमारे विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें ये सब चीजें क्या लगती हैं? अंधविश्वास। एक तरफ विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को अशांत कर रहा है। देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं। लोग उन विश्वासों पर कहीं विश्वास करते हैं तो कुछ लोग विज्ञान पे तर्क करते हैं। कहना है, आश्चर्य यह है कि पढ़े लिखे समाज में भी अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि कौन अधिक सार्थक है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा। आषाढ़ के पहले 10 दिन बीत जाने के बाद भी यदि खेती और अन्य आवश्यक प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों से भर जाता है, और अगर उन चुनौतियों का हल विज्ञान के द्वारा भी ना हो पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज अर्थात धार्मिक लोग चुप नहीं बैठते। देखिए, हम आप लोगों के भी आसपास जब बारिश नहीं होती होगी ना, तब इस तरीके के कोई ना कोई लोग प्रचलित कोई एक चीज ऐसा अनुष्ठान किया जरूर जाता होगा। वह किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगाने लग जाता। वह सभी ऐसे कार्य या बात जो वास्तविक या सत्य ना होने पर भी सत्य और ठीक लगे, बिना सोचे समझे करता, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और कठिनाइयों को काट की खोज करता। ठीक है ना। तो ये संस्मरण में इसी चीज को पूरी तरीके से उल्लेखित किया गया। प्रश्न संख्या 11 है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। अब जीजी का मानना यह था कि वो इंद्रसेना के लिए पानी दे रही हैं, लेकिन लेखक हमारे चूंकि आधुनिक विचारों के थे, वैज्ञानिक विचारों के थे, तो उनका ये कहना था कि जिस समय हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो पानी हमें संभाल के रखना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से फेंक के हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हमें इन दोनों के विचारों की तुलना करनी। जीजी के अनुसार इंद्रसेना पर पानी डालना जल की बर्बादी नहीं बल्कि यह त्याग की भावना थी। वे मानती थी कि जिस प्रकार किसान अनाज उगाने से पहले कुछ अनाज धरती में बोता है, उसी प्रकार गांव वाले इंद्रसेना पर पानी फेंकते हैं, जिससे भगवान खुश होकर वर्षा करके धरती को हरा भरा कर देते हैं। लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता था और जल की बर्बादी भी लगती थी। हम लेखक के इस विचार से सहमत हैं, क्योंकि जल को बर्बाद करना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि इंद्रसेना के विषय में लेखक और जीजी के राय में पर्याप्त अंतर है, लेकिन मेरे विचार से लेखक की राय अधिक तार्किक है। अगर हम तर्क के आधार पर देखें तो लेखक सही कह रहे हैं, अगर हम विश्वास के आधार पर देखें तो जीजी सही कह रही हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहे हैं? अब जो इनकी इंद्रसेना वाली घटना हुई, ये जब हमारे लेखक छोटे थे तब हुआ। अब तब घटना से 50 साल बाद उसे इन्होंने याद किया और लिखा। ठीक है, और याद करते करते उन्होंने उसे वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया। बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक विचार करता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, परंतु हमारी मांगे बहुत बड़ी बड़ी होती है। भ्रष्टाचार के बारे में हम बातें तो बहुत अधिक करते हैं, किंतु उसे खत्म करने के प्रयास के लिए हम कुछ नहीं करते। आज स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी सुख के लिए देश की सुरक्षा या अन्य हितों को भी पीछे छोड़ दिया है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, देश के बारे में नहीं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, लेखक यही सोचता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि जहां आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, लोग पहले परमार्थ के लिए भी अपने स्वार्थ को त्यागने को तैयार थे। होता था ना कि भाई बारिश हो इसके लिए अपने घर का पानी भी फेंकने को, दूसरों को समर्पित करने को तैयार थे। और आज हम क्या है, आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे। प्रश्न संख्या 13 है, काली मेघा पानी दे पाठ में इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर माना कि बच्चे एक मंडली बनाकर पानी मांगने निकले, लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी कार्य सामूहिक रूप से किया जाए, चाहे समाज सुधार का हो, समाज की प्रगति के लिए हो, लोगों को जागरूक करने के लिए है, तो वो जरूर कार्य। तो यहाँ पर एक प्रेरणा ये दी जा सकती है युवाओं को कि हमेशा संगठित होकर कार्य करिए और हमेशा दूसरों के हितों के लिए काम करिए। इंद्रसेना अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं को रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। यह सामूहिक प्रयास कहलाता है, यानी सामूहिक यानी कि एक साथ मिलकर किया गया। इंद्रसेना में इतनी क्षमता है कि वह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकती है। वे लोग कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं तथा शोषणकारी शक्तियों का जमकर विरोध कर सकते हैं। अतः यदि युवा चाहें तो वे मिलजुल कर समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के कार्यक्रम हैं जिसमें युवा संगठित होकर काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग को प्रेरणा स्रोत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरा मानना तो है कि हो सकती है। क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किए हों? उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हो सकती है कि हाँ, अगर हम संगठित होकर काम करते हैं, कुछ अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो हो सकता है। अब आपको देखना है कि क्या आपने कोई चीज ऐसे कभी आपके सामने घटित हुई है, उसे आप रख सकते हैं। हमारे विचार से इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि इन्हीं से हमारी इस धारणा को शक्ति मिलती है कि एकता में बल है। हम संगठित होकर काम करें, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई भी काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो सफलताएं बहुत ही कम समय में हमें प्राप्त होती है। मतलब काम जल्दी सफल हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ कि जब गुजरात में भूकंप आया तो वहां के निवासियों का जीवन अत्यंत ही मुश्किल में आ गया था। हम सभी को पता है, भुज में आया था ना। तब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक युवा समिति का गठन किया और अनाज, वस्त्र, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि एकत्रित करके उसे भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाया। अनेक लोगों ने भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजकर अपनी मानवीयता का परिचय दिया था। तो ये एक ऐसा चीज थी जो हमारे स्कूल की तरफ से हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? देखिए, हम आज 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, और इस सदी में भी हमारा देश की जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश होते हुए भी ये कृषि पूरी तरीके से जो समर्पित है वो वर्षा पर समर्पित है। किस पे समर्पित है? वर्षा पे। भाई वर्षा होती है, खेतों में पानी मिलता है, उस पे होता है। अब ये वर्षा की शुरुआत कब होती है? आषाढ़ मास, ठीक है। इसीलिए आषाढ़ आते ही कृषि प्रधान जितना भी माहौल, यानी कि एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो उल्लास से भर जाता है। यद्यपि भारतवर्ष तकनीकी विकास के क्षेत्र में प्रगति के पद पर अग्रसर है, परंतु कृषि के क्षेत्र में अभी भी बहुसंख्यक किसान वर्षा पर ही आश्रित है। यानी कि हमारे यहाँ ज्यादातर खेती जो किस पर आश्रित है? वो वर्षा पर आश्रित है। आषाढ़ का महीना केवल कृषक वर्ग के लिए प्रसन्नता नहीं लाता, बल्कि वर्षा से आने वाले सामान्य जनजीवन को भी मोर की तरह खुशी से नाच उठता है। क्यों? क्योंकि आषाढ़, इससे पहले ज्येष्ठ मास होता है। ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होती है। हम लोग को भी क्या है, आषाढ़ महीने में जब बारिश शुरू होती है तो हम लोग को उस गर्मी से निजात मिलती है। तो जो लोग कृषि से नहीं भी रिलेटेड है उन्हें भी ये आषाढ़ मास जो है ठंडक पहुंचाता है, इसलिए वो लोग भी खुश हो जाते हैं। जब धरती की प्यास वर्षा होने पर बुझ जाती है तभी गर्मी से राहत मिल पाती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर काली मेघा पानी दे, जिसे हमने आपको समझाया।
आपको अच्छे से समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें लिंक भी दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जहां पर हम देखेंगे पहलवान लुट्टन सिंह। तो वहां तक पहुंचे, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। वो क्या करना है, फटाफट आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपके ये करने से जिनको इसकी मतलब इस तरह के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे और वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको किसी तरह की क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे फटाफट नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।